नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित दो कविताओं में से पहली कविता कविता के बहाने की इस वीडियो में 100% व्याख्या समझेंगे और उनकी जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर हम अपनी अगली वीडियो में अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक उसकी व्याख्या समझेंगे। कवि कुंवर नारायण का नाम आधुनिक कवियों में बड़े ही आदर से लिया जाता है। यहाँ प्रस्तुत कविता कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों नामक कविता संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने आज के समाज में कविता के अस्तित्व को लेकर जो आशंका बनी रहती है उसके बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी भय अनुभव किया कि काव्य प्रेमियों और कवियों को इस बात का भय बना रहता है कि इस यांत्रिक युग में, मशीनी युग में संभवतः कविता का अस्तित्व बना भी रहेगा। ऐसी स्थिति उनके मानस में चलती रहती है। कविता को शब्दों का खेल मानकर कवि ने जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी को मात्र उपकरण की संज्ञा देकर गौण बताया है। कवि का मानना है कि जहाँ रचनात्मक ऊर्जा है वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः टूट जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चे का उदाहरण देकर कविता के अस्तित्व की यहाँ पर बहुत अच्छे शब्दों में प्रस्तुति की है। कवि कहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए, महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। छोटी सी कविता, परंतु इस छोटी सी कविता में कवि ने कविता के पूरे अस्तित्व को रखा है। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया के बहाने चिड़िया की तरह ही है, चिड़िया के माध्यम जैसी ही बताई है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। चिड़िया की जो उड़ान है उसकी एक सीमा है, वो कुछ पल उड़कर थक कर बैठ जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन जो कविता है उसका प्रभाव निरंतर बना रहता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर एक जगह से दूसरे स्थान पर, और साथ में कहते हैं कि कविता के पंख लगा उड़ने, कविता में कल्पनाओं के पंख लगते हैं और कल्पनाएं विचार जो हैं वो अपरिमित होते हैं, असीमित होते हैं। उनको किसी भी तरह से न तो सीमाओं में बांधा जा सकता है और ना ही उनको कहीं सहेज कर समेट कर रखा जाता है। वो तो चारों ओर फैलने वाले, उड़ने वाले होते हैं। इन बातों को चिड़िया नहीं जानती है। चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित होने के कारण कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से ये बात कहनी चाहिए है। आगे कवि ने फूल के माध्यम से कविता के बारे में बताने की कोशिश की है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता कहता है कवि कि जिस प्रकार फूल खिलता है उस प्रकार कविता भी खिलती है, अपनी महक अपना प्रभाव चारों ओर बिखेरती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का जो खिलना है वो फूल भी नहीं जान पाता है, उसकी भी समझ में नहीं आता है कि कविता किस प्रकार खिलती है, उसके फूल कैसे खिलते हैं, कैसे विकसित होते हैं।
बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल का समय निर्धारित होता है, उसका जीवन सीमित होता है और वो मुरझाकर गिर जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं। लेकिन कविता का जो प्रभाव है वो बाहर भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर जगह सदैव बना रहता है। वो अपरिमित है और असीमित है और कभी न समाप्त होने वाला अक्षय पात्र है वो। तो यहाँ कविता को बिना मुरझाए खिलने वाला फूल के समान बताया है, लेकिन जो वास्तविक फूल है उसका जीवन निर्धारित होता है और उसकी पंखुड़ियाँ जल्दी ही वो मुरझाकर गिर जाती हैं। इसलिए कविता का खिलना जो है वो फूल भी अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाता है। कविता की जो महक है वो चारों ओर फैली रहती है और फूल की जो महक है वो कुछ क्षेत्र तक ही रहती है, जबकि कविता की जो महक है, कविता की महक का मतलब कविता का जो प्रभाव है वो दूर दूर तक फैल जाता है, सीमा रेखाओं को भी पार करके बहुत दूर तक जाता है। सारी सभी जगह सभी स्थानों पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है। आगे कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए सभी को अपना बना लेते हैं, उनके लिए अपने पराये का कोई भेद नहीं रहता है और जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उन लोगों को वे अपने गुणों से, अपने कार्यकलापों से अपना बना लेते हैं, उनसे एक विशेष संबंध जोड़ लेते हैं। ऐसी ही कविता है। कविता को जो भी पाठक श्रोता जो भी उसके संपर्क में आता है वो उसका हो जाता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा खेलते हुए एक घर से दूसरे घर या बाहर खेलता है, बाहर से फिर अंदर जाता है और उसके लिए किसी प्रकार का कोई अपने पराये का भेद नहीं होता है, सभी को वो अपना मानता है, वैसे ही कविता का किसी के प्रति कोई भेद नहीं होता है। वो भी असीम है, अपरिमित है और बच्चों के समान वो सबको अपना बना लेती है, बच्चों की तरह सब पर अपना प्रभाव छोड़ती है। इसलिए कवि ने कहा है कि कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं वैसे ही खेलते हैं और सबको मंत्रमुग्ध करके अपना बना लेते हैं, वैसे ही कविता अपने प्रभाव से सभी को अपना बना लेती है, सब पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। जबकि चिड़िया की उड़ान भी सीमित है, थक कर वो बैठ जाती है और फूल की जो महक है वो भी सीमित है, एक समय तक ही उसकी जो महक है वो खुशबू है वो रहती है। लेकिन बच्चों के जो सपने हैं वो किसी भी सीमा में नहीं बांधे जा सकते हैं। बच्चे जिस स्थान पर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर एक समान भाव रखते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहता है उनका। वैसे ही कविता भी सभी जगह एक जैसी होती है, सबके लिए होती है। इस घर उस घर सबके लिए वो एक जैसा ही प्रभाव बनाए रखती है। बच्चों यहाँ चिड़िया क्या जाने या फिर हमारा एक प्रश्न और आया था कि फूल क्या जाने, ये प्रश्न नहीं है, अपितु इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कविता का जो अस्तित्व है उसको समझाने का प्रयास किया है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो बच्चों ये थी हमारी कवि कुंवर नारायण की पहली कविता कविता के बहाने। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम कुंवर नारायण जी की जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर इसकी 100% व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।